अस्सलामुअलैकुम जी। लेक्चर 46 स्टार्ट कर दिया है मैंने और आप लोगों की गैर मौजूदगी में ये लेक्चर अब हल्की आंच के ऊपर चलेगा। एमसीक्यूज़ करवाऊंगा, थोड़ी सी थ्योरी करवाऊंगा। जो आज मेरे प्लान में था प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट करा के IAS 23 को क्लोज़ करने का, वो अब इंशाल्लाह मंडे को फिज़िकल क्लास के अंदर ही करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन पढ़ा था आपने। इनमें को मसला है इस डिब्बे में तो बताएं। इस डिब्बे पहले डिब्बे में को मसला है तो बताएं। पहले डिब्बे में नहीं है। उसके बाद मैंने आपको सजेशन पढ़ाना शुरू की थी। इस सजेशन को भी आपने पढ़ा था घर जाके कि सब्सटेंशली जब सारे काम हो जाएं पूरे तो आपने रोक देना है कैपिटलाइज करना बोरिंग कॉस्ट को। ठीक है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स थी नीचे, मैंने कहा था इनको पढ़िएगा। कोई मसला तो नहीं आया? किसी किस्म का मसला तो नहीं आया? पढ़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल तो फिर वो बताएगा अगली बात भी। वो अगर कहेगा कि फ़र्नीचर लाजमी है तो वो फिर आप लाजमी क्या है कि उसको कहना अभी रेडी टू यूज़ नहीं है। वैसे बिल्डिंग की कंप्लीशन हो जाती है, फ़र्नीचर बहरहाल उसके अलावा की चीज़ ही है। असल में तो हमने कहना है कि जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है तो फिर बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना रोक दो। वैसे भी अगर आप गौर करें तो PPE का नोट बनाएंगे तो बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर को तो ऐड नहीं करते होते, वो तो अलग से एक एसेट बनता है, तो इसलिए उसकी अलग से कैपिटलाइजेशन करनी है। और उसमें लोन यूज़ कर रहे हो तो फिर ठीक है, वो भी 6-7 महीने बनते हुए लेगा तो ले लो बस, वो फिर अलग से आ जाएगा। और कुछ सवाल? अच्छा, ये बीच में रह गया था सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। कब रोकना है हमने कैपिटलाइजेशन को? जब कोई नॉन रूटीन सस्पेंशन आए तो मैंने कहा था कैपिटलाइजेशन को रोक दो। अब नॉन रूटीन को स्टैंडर्ड ने किन अल्फाज से याद किया हुआ है? स्टैंडर्ड कहता है कि वो टाइम जिसमें एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई हो। एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई हो। मैंने कहा था दीवारें पड़ी, ऊपर PCC डला, लंटर जब वो डला तो अब 15 दिन बंद पड़ा हुआ है काम ताकि वो खुश्क होकर पक्का हो जाए। तो क्या एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई है? नहीं, ये तो उसका हिस्सा था। ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या लिखा? एंटी शेल सस्पेंड कैपिटलाइजेशन ड्यूरिंग पीरियड इन विच इट सस्पेंड्स एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। क्या चीज़ जी? हाँ, कब आपने सस्पेंड करना है कैपिटलाइजेशन को? जब एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई हो। हाउएवर इस सस्पेंशन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग द एसेट रेडी देन बोरिंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज। ठीक है। तो एक्टिव डेवलपमेंट रुकी हुई है। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल 8 किसी ने की? अच्छा देखें, 1 मिनट के लिए चलें, ठीक है, इस एग्जाम्पल पे ही आ जाए। जी बच्चों, कॉर्ड लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। कहता है कब? अच्छा चलें ठीक है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहले एग्जाम्पल पढ़ लें। कॉर्ड लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स। करंटली कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग इट्स पावर जनरेशन प्लांट। वो अपना पावर जनरेशन प्लांट बना रहे हैं। द प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 3 जनवरी 2011। ठीक है। विद कंपनीज ओन फंड्स, अपने पैसे। सब्सिक्वेंटली कॉर्ड लिमिटेड बोरोड अ लोन फ्रॉम फलां बैंक ऑन 22 फरवरी। फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ लोन वॉज मेड ऑन 4 मार्च। आउट ऑफ लोन, ठीक है। ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन द प्रोजेक्ट रिमेन क्लोज फ्रॉम इस दिन से इस दिन। अब लॉ एंड ऑर्डर क्या है? नॉन रूटीन। बोलो, हालात ख़राब हो गए। अब ये अब हमारी को आज की छुट्टी कोई रूटीन की छुट्टी है? नहीं, क्या है? नॉन रूटीन है। ठीक है। द वर्क वॉज ऑल्सो स्टॉप फॉर अ वीक फ्रॉम 23 मई टू 30 मई सो दैट नेसेसरी प्लान एंड लेआउट कैन बी फाइनलाइज आफ्टर टेस्टिंग द। ये क्या है? वो कह रहा है कि काम को एक दफ़ा फिर रोका हमने इन 6-7 दिनों के लिए ताकि हम नेसेसरी प्लान लेआउट वगैरह नक्शे वगैरह कुछ बना के फाइनलाइज कर लें। ठीक है। टेस्ट करने के बाद। तो क्या ये काम रुका हुआ है? एक्टिव डेवलपमेंट नहीं रुकी हुई है, वो प्रोसेस का हिस्सा है कि उन्होंने उसको रोक के ज़रा लेआउट बना के कोई नक्शा बना के उसकी टेस्टिंग करके शायद आगे चलाना है। तो इसका मतलब यही है कि काम हो रहा है। तो एक रूटीन और एक नॉन रूटीन दोनों किस्म की आ रही हैं चीज़ें। तसल्ली से भी पढ़ते हैं। आगे कहता है द प्लांट वॉज कम्प्लीट ऑन 31 जुलाई एक्सेप्ट दैट सम साइन बोर्ड्स कुड नॉट बी इंस्टॉल्ड अंटिल
10 अगस्त। वही वाली बात कि हंगामी अखराज इस तरफ है और फायर एक्सटिंग्विशर इधर लगा हुआ है, तो इसका मतलब 31 जुलाई सस्पेंड करना है हमने कैपिटलाइजेशन को, 10 अगस्त तक डिले नहीं करना है इसको, क्योंकि बिल्डिंग तो प्लांट तो कंप्लीट हो गया हुआ है। ठीक है। लोन वॉज रीपेड ऑन 31 अगस्त, कॉर्ड लिमिटेड स्टार्टेड यूजिंग प्लांट ऑन 1 सितंबर। अब कमेंसमेंट, असल में लोन जो है वो स्पेसिफिक है ना, इसी के लिए लोन लिया था। दोबारा मिटाकर फिर नए सिरे से हाईलाइट करते जाएंगे मतलब की चीज़ें जी। कॉर्ड लिमिटेड बोरोड अ लोन फ्रॉम टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो लोन किस दिन रिसीव हुआ? अब कमेंसमेंट सिजेशन बोरिंग कॉस्ट के लिए अगर स्पेसिफिक लोन है तो हमारा रूल क्या होता है? ये लेटर ऑफ वाला, लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। वर्क स्टार्टेड तरतीब नहीं छेड़ता आपकी, और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। और सिजेशन किस दिन किया करते हैं हम? वर्क कंप्लीट होने पर। अगर ईयर एंड पहले आ जाए तो फिर वो बीच में डाल देते हैं, रूल अपना यही रखें। ठीक है ना। अच्छा, अब लोन किस दिन आया है जी? 22 फरवरी 2000 जो भी है। वर्क किस दिन स्टार्ट हो गया था? प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 3 जनवरी। और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट किस दिन हुई है? यही तो असल वो बात थी जो पेंडिंग थी बताने वाली, जो एक दो बच्चों ने यहाँ पे सवाल भी, ये तो क्लास ही खैर नीचे वाली क्लास है, यहाँ पे एक फीमेल स्टूडेंट ने भी सवाल पूछा था, तो मैंने कहा था सब्र कर जाओ, सब्र कर जाओ, अभी रूल तो याद करो, ये सिचुएशन तो आने दो कि लोन अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो गया। वो सिचुएशन इस एग्जाम्पल में आकर आई, या टेस्ट वाले सवाल में अब आ सकती है, क्योंकि अब तो मैं बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब द फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ लोन वॉज मेड ऑन 4 मार्च। अब एक डेट ये जो आपको कह रही है कि ये फर्स्ट पेमेंट डेट लें। ठीक है। और प्रोजेक्ट स्टार्टेड विद कंपनीज ओन्ड फंड्स, प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 3 जनवरी विद कंपनीज ओन फंड्स, यानी ये वाली भी एक डेट आ रही है। अब मुझे बताएं, यहाँ पर जो मैंने आपको लिखवाया था फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, क्या उस दिन मैंने ऐसी को बात लिखी थी कि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट आउट ऑफ स्पेसिफिक लोन? स्पेसिफिक लोन से नहीं, जिस दिन पहली कंस्ट्रक्शन की पेमेंट हो गई, ये वो डेट लेनी है। अब उस दिन स्पेसिफिक लोन फारिग भी पड़ा हुआ है सारे का सारा, और यूज़ आपकी इक्विटी हो रही है या रिटेन अर्निंग्स हो रही हैं, और अगर वो लोन आ गया है तो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन की डेट से उसको कैपिटलाइज करना है। वो अलग बात है कि यहाँ पे तो लोन आया ही नहीं था, लेकिन बच्चों ने सवाल तो ये पूछा था ना कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 1 जनवरी पे लोन आ गया, ठीक है जी, लेकिन इससे पहले ही हमारे पास इक्विटी में ओनर घर से पैसे ले आए थे और पैसे इस्तेमाल होते रहे वही वाले प्रोजेक्ट में, और इधर लोन में से हमने कहीं जाके 1 मार्च को पैसे निकाले पहली बार। तो क्या फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट 1 मार्च लें? नहीं, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट जो प्रोजेक्ट के अंदर हुई, कहीं से भी हुई है, वो आपकी इस जगह पर आ जाएगी फर्स्ट पेमेंट पे, और फिर लेटर के लिए वो रूल में यूज़ होगी। ठीक है, सही है। तो अब बात समझ आ गई है। अब ऐसा होगा सवालों के अंदर, तो वो ऐसा हो सकता है कि लोन आया पड़े, स्पेसिफिक लोन पहले आया हुआ है और इक्विटी भी पड़ी है, तो पहला नंबर किसका है? इक्विटी का। जब वो ख़त्म होगी तो स्पेसिफिक लोन ने यूज़ होना है। तो आपको जी कंस्ट्रक्शन की पेमेंट तो शुरू हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर तो मैं लूँगा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट आउट ऑफ लोन, तो ये नहीं करना। ठीक है, ये नहीं करना। हाँ, पहली बार समझाते हुए तो ऐसी बात समझाई जाती है ना, उस वक्त तो था ही सर स्पेसिफिक लोन, तो मैंने यूँ कहा कि लोन कब इस्तेमाल होना शुरू हुआ, उस वक्त ऐसे ही पढ़ाया था, लेकिन उस वक्त था ही सिर्फ स्पेसिफिक लोन। फिर आहिस्ता आहिस्ता जनरल लोन आया, फिर इक्विटी आया, फिर प्रेफरेंस ऑर्डर समझाया आपको, और अब आके आपको मैं ये रूल बता रहा हूँ स्टैंडर्ड का, कि स्टैंडर्ड ये नहीं कहा फर्स्ट पेमेंट आउट ऑफ स्पेसिफिक लोन, बल्कि स्टैंडर्ड ने कहा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। ठीक है, ये वाली बात कल दोबारा पूछी थी, तो इस एग्जाम्पल का वेट था। ये देखें, इनकर्स एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट, बस ये नहीं लिखा हुआ आउट ऑफ स्पेसिफिक लोन। तो अगर पेमेंट शुरू हो गई है
जिस दिन पेमेंट की है वो जहाँ से मर्जी की है वो कंस्ट्रक्शन पेमेंट आ जाएगी। वो अलग बात है कि वो अभी तक सिर्फ ये डेट निकली है। कौन सी डेट, क्या दिन है, क्या क्या डेट है जी, 3 जनवरी, ये डेट निकली है। उसके बाद अगला रूल वही है, इनमें से जो लेटर है कैपिटलाइज करने के लिए वो यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो बचत इसलिए हो गई कि लोन यकम फरवरी को आया है, तो पहले लोन था ही नहीं, तो लेटर 22 था। और अगर मिसाल के तौर पे ये 3 जनवरी है और लोन यकम जनवरी को आ जाता, हालांकि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट जाके कहीं 22 फरवरी को हो रही है लोन में से, आप कहते हैं ये अपने फंड यूज़ हो रहे हैं, लेकिन कैपिटलाइजेशन के लिए यकम जनवरी लेटर मतलब या 3 जनवरी जो होता वो बन जाता, ठीक है। अच्छा, इस सवाल के अंदर ना बेसिकली उसने डेट्स के अंदर ही आपको थोड़ी प्रैक्टिस करवाना चाहिए, इसलिए डेट्स उसने डिफरेंट की हुई थी, 3, 4, 6, ठीक है। अब 22 जनवरी को क्या होगा, कमेंसमेंट, और वर्क किस दिन कंप्लीट हो रहा है, 31 जुलाई को, ये इस दिन सिजेशन हो जाएगी बस, ठीक है जी। तो कमेंसमेंट 22 फरवरी को होगी और सिजेशन 31 जुलाई को। देखो ना, लोन आ गया। कंस्ट्रक्शन असल में निशानी है, कंस्ट्रक्शन की पेमेंट होना ये एक निशानी है कि काम शुरू हो गया है। अब जब लोन आपने स्पेसिफिकली इसी बिल्डिंग के लिए लिया है, तो जब उस पर काम शुरू हो गया तो ठीक है ना, अब इंटरेस्ट तो वहीं जाए। अगर पैसे भी फिलहाल फारिग भी पड़े हुए हैं तो लोन किस लिए लिया था, ये जनरल लोन नहीं है, इसलिए जनरल लोन को डेट ऑफ पेमेंट से पकड़ते हैं। स्पेसिफिक लोन के लिए ये रूल है, ये रूल बना लिया। लेकिन अब एक्सेप्शनल केस भी आपको समझा दिया, क्या लोन भी आ सकता था यकम जनवरी को, चाहे लोन में से पेमेंट 22 फरवरी को जाके होती, लेकिन ये लोन लिया किस लिए था, जिस बिल्डिंग के लिए लिया था उस पर काम शुरू हो गया। कैसे पता लगा, ये पेमेंट भी होगी कॉन्ट्रैक्टर को, वर्क भी स्टार्ट हो गया है, तो बस ठीक है, फिर ये लोन इसीलिए आया है। अब इसका इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाना नहीं बनता। अब बिल्डिंग के काम शुरू हो गया, जैसे ईंट, बजरी, सीमेंट, सरिया, रेत, इसकी कॉस्ट वहाँ ऐड हो रही है, वैसे ही अब इस इंटरेस्ट को भी वहाँ पे जाने दो, अनलेस के बीच में कोई सस्पेंशन आ जाए, ठीक है। तो ये क्या, कितने मंथ्स बन गए। अब पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। व्हेन कॉर्ड लिमिटेड शुड स्टार्ट कैपिटलाइजिंग बोरोइंग कॉस्ट 22 फरवरी, ठीक हो गया। आगे पढ़ते हैं। टोटल तो कितने बन रहे हैं, यहां पर तो टोटल 5 बन रहे हैं, लेकिन अगर इसमें से कोई सस्पेंशन वगैरह आ गई तो पता है आपको, वो माइनस भी कर लेते होते हैं हम वर्किंग के अंदर जाके। आगे देखते हैं। नहीं, बस वो डेज के हिसाब से, लेकिन अभी कैलकुलेशन नहीं है ना, वो डेज के हिसाब से करना पड़ेगा। मैंने आपको वैसे बताया हुआ है 22 से शुरू होकर 28 तक 6 दिन बनते हैं, 6/28 कर लो, परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है ना। तो वैसे वो डेज वाली कैलकुलेशन कहेगा तो कोई मसला नहीं है। इंटरेस्ट रेट दिया होगा तो हम डेज के हिसाब से कर लेंगे। इंटरेस्ट रेट लगाकर अब आपने डेज करने हैं, तो ये 6 बाय मंथ के अंदर कितने होते हैं, 30 हो गया, मंथली हो गया। एनुअल करना है तो ईयर से डिवाइड कर दो, वो छोड़ दो फिलहाल, वैसे मंथली बेस भी करवाता है। लेकिन यहाँ पर उसने सिर्फ आपको ना चेक करना था कि ये कॉन्सेप्ट आपको पता है या नहीं, कि स्टार्ट किस दिन करें, एंड किस दिन करें। बाकी वो डेज में नहीं जाता, वो मंथली बेस पे ही रहता है, ठीक है ना। ओके, मंथली बेस पे तो आप कर ही रहे हो ना। मंथली बेस पे क्या करते हो, 6/12, 6 महीने हैं। और अगर दिनों में कहे कि जी डेज में करो, तो क्या है, 6 महीने में कितने दिन होते हैं, वो ईयर भी बताएगा, 365 या 360 वाला, ठीक है। तो आप बराबर कर दोगे, 1 महीने में 30, तो 6 महीने में 180 दिन, तो 180/360 कर देना, कोई ऐसा मसला नहीं है। 6/12 का मतलब 180/360 भी है, लेकिन वो इस तरह जाता नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, बड़ी इंपॉर्टेंट ये एग्जांपल है, क्योंकि इसी से तो मैंने फिर आपको वो चीज़ जो पेंडिंग कर रहा था यहाँ पे पहुँचने तक, अब हो गया ये। अब मैं टेस्ट में भी डाल सकता हूँ अगले वीक में ये वाला कॉन्सेप्ट। व्हेन, अच्छा, शुड कॉर्ड लिमिटेड सस्पेंड कैपिटलाइजेशन फ्रॉम 25 अप्रैल टू 9 मई। अब पढ़ के आते हैं ये कौन सी वाली है। कहता है द प्रोजेक्ट रिमेन्ड क्लोज फ्रॉम 25 अप्रैल टू 9 मई ड्यू टू सम लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल, ये तो क्या है, नॉन रूटीन, नॉन राउटीन। अच्छा, वैसे ना अभी तक ये सिचुएशन आई नहीं है किसी सवाल में, एप्लीकेबल नहीं ना हुई, ठीक है। लेकिन अब बता दिया तो अब हो सकती है कि फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट का मतलब ये कतन नहीं लेना स्पेसिफिक लोन के लिए आपने कि आउट ऑफ लोन ही होगी। कंस्ट्रक्शन की पेमेंट हो गई तो इस जगह पे वो डेट लिख लो। वो अलग बात है कि फिर रूल लगाने के लिए लेटर इन तीनों में से लेना है और उससे स्टार्ट कर देंगे कैपिटलाइजेशन। ये तरतीब याद रहेगी ना। अब ये बड़ा बारीक सा मामला होता है, पहले दिन नहीं बताया जा सकता, आखिरी दिन बताया जाता है। आखिरी दिन चल रहा है, बस वो
जो प्रोग्रेस बिलिंग है वो मैंने अलग कर दिया ना, तो ये फिर जो आखिरी दिन ये वैसे ही कराना था एक्स्ट्रा टाइम में, वो एक्स्ट्रा जो मैंने प्लान किया था कल जो संडे है, आज बच्चों को बताऊंगा कि जोहर के बाद मैंने एक्स्ट्रा क्लास रखनी है, एमसीक्यूज़ कराने हैं, वही क्लास मैं अब कर रहा हूँ बेसिकली। नॉर्मल क्लास इंशाल्लाह करवाऊँगा मंडे को ही। अच्छा, आगे कहता है यानी कि कितने दिन बनते हैं जी? अप्रैल के 25, 26, 27, 28, 29, 30 और यकम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने बन गए? तकरीबन 14-15 दिन। तो आधा महीना अगर बन गया, महीने के हिसाब से चल रहे हो तो -0.5 करोगे जब बटा लगा रहे होगे, और दिनों के हिसाब से चल रहे होगे तो दिन माइनस कर दोगे, ठीक है ना? लेकिन ये माइनस होगा, सस्पेंड करना है इस अरसे में, तो यस। नेक्स्ट, शुड कॉर्ड लिमिटेड सस्पेंड कैपिटलाइजेशन फ्रॉम 23 मई टू 30 मई? नहीं, वो क्या कह रहा है जी? ऑल्सो स्टॉप हुआ इस वक्त से इस वक्त तक, सो दैट नेसेसरी प्लान एंड लेआउट कैन बी फाइनलाइज बिफोर टेस्टिंग। नहीं जी, ये तो रूटीन है, जब कभी इस स्टेज पे पहुंचते हैं पावर प्लांट्स, लेआउट तो हर बनाना है, टेस्टिंग तो करनी है ना उन्होंने, ये तो चल ही रहा है काम, वो लेआउट बना के टेस्टिंग करके तो बस ओके कर देंगे, ठीक है ना? नेसेसरी प्लान बन रहा है, नेसेसरी लेआउट बन रहा है, सो दैट नेसेसरी प्लान एंड लेआउट कैन बी फाइनलाइज आफ्टर टेस्टिंग ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड सो फार। तो ये तो ज़रूरी काम है, देखना है सही चल रहा है या नहीं चल रहा, बिल्कुल सही, इसको नहीं करना, नो। लास्ट है, व्हेन कॉर्ड लिमिटेड शुड सीज कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। तो वो हमारे पास इस सवाल में तो मसला कोई नहीं था, है ना? 31 जुलाई, ठीक हो गया, आंसर यही है। चल, अच्छा, अब इसको होमवर्क में कर लेना, देख लेना, इसमें तो कोई मसला नहीं आया था वैसे, कि इसमें भी आया था, चलो ज़रा देखना ना अगर आप भी आए तो। पढ़ना ज़रा इसको, नहीं ये पेंडिंग रखो अभी ज़रा, ये भी पेंडिंग रखो। अच्छा जी, इसके आगे डिस्क्लोजर्स हैं, ठीक है, वैसे तो हो जाने चाहिए, लेकिन जब मैं ये पेंडिंग वाला ऊपर वाला पढ़ाऊंगा ना, साथ ही ये पढ़ा के मंडे लिमिटेड के अंदर डिस्क्लोजर भी आपको दिखा दूंगा इसका, ठीक है? चलें जी, अब एमसीक्यूज़ पे आ जाएं जल्दी से। कितने रह गए? लाभ नहीं रहे, पेज आ गए, पहुंच गए। चलो जी, अब तरतीब से करते हैं, एंड से शुरू करते हैं। अटैम्प्ट नहीं लिखी हुई, लेकिन नॉर्मली ये एंड वाले जो हैं ये पास पेपर्स के होते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा इसमें अटैम्प्ट भी डाल दूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ अनयूज्ड फंड्स ऑफ जनरल बोरिंग आर टेकन टू प्रॉफिट और लॉस। इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट, बात तो उसी की हो रही है, ऑफ अनयूज्ड फंड्स ऑफ जनरल बोरिंग इज टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? ओए जनरल देखा ही नहीं, मैं तो स्पेसिफिक समझ के कहने ही लगा था। नहीं, इसको तो एसिडिक कॉस्ट में से लेस करते हैं। जनरल लोन पे तो इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जनरल लोन का पैसा वेला पड़ा तो कहीं इन्वेस्ट कर नहीं सकते। वो कर सकते हैं, कर तो इक्विटी वाला पैसा पड़ा कर सकते हैं, कर तो रिटेन अर्निंग पैसे पड़े हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसे वेले पड़े हैं, करो इन्वेस्ट। लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं, मैंने कहा था एप्लीकेबल, क्योंकि हमने सिर्फ स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट लिया है, जो स्पेसिफिक लोन इस प्रोजेक्ट के लिए लिया है ना, सिर्फ उसी के फारिग पैसे की अगर इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है तो वो यहाँ से माइनस करने की इजाज़त है। पहले दिनों में बताया था, ठीक है? तो जनरल लोन में तो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। तो ये तो सही कह रहा है, ठीक कह रहा है लड़का, ठीक कह रहा है। कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट ऑलवेज कमेंसेज एज सून एज कंस्ट्रक्शन। नहीं, क्या बोरिंग कॉस्ट लाजमी है हमेशा तभी कमेंस स्टार्ट हो जाएगी जब काम शुरू हो? नहीं, अगर मिसाल के तौर पे लोन आया यकम अप्रैल को, ठीक है जी, फर्स्ट पेमेंट हमने की यकम अप्रैल को ही, लेकिन वर्क हमने पहले स्टार्ट कर लिया था, हमने कहा था यार ज़रा काम शुरू कर लो। अब
कमेंसमेंट डेट क्या होगी? 1 अप्रैल। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट तो हुई है 1 मार्च से। तो क्या लाजमी है कि जब भी कंस्ट्रक्शन काम जब शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो बोरिंग कॉस्ट भी कमेंस हो जाएगी कैपिटलाइज होना? ज़रूरी नहीं है, उसके लिए अपना रूल है, तो ये सही नहीं है। ये मस्ट मुस्ट ना कहा करें जी हमें, ऑलवेज ये मस्ट, ये ज़रूरी कोई नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है अगर ये सिचुएशन ऐसे होती कि वर्क स्टार्ट जो है वो 1 अप्रैल को ही होना है तो फिर ठीक है, हम कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन ये कभी होगा कभी नहीं भी होगा, लाजमी तो नहीं है, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ओनली 1 इज़ करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट 17। ऑन 1 जनवरी 21 अ कंपनी बोरोड 20 मिलियन एट 9% फॉर पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन एसेट। ये आईकेप के एमसीक्यूज हैं। द कंपनी, जो के पास पेपर्स में आए हुए हैं, द कंपनी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन 1 फरवरी एंड पेड 8 मिलियन ऑन 1 मार्च एंड 12 मिलियन ऑन 1 जुलाई। एसेट वॉज रेडी टू यूज़ ऑन 1 सितंबर। सरप्लस फंड सारा कुछ ही डाल दिया उसने। अब कोशिश क्या करनी है, वर्किंग्स कम से कम हो, तो कमेंसमेंट और सिजेशन पहले ढूंढते हैं। शुक्र है सस्पेंशन नहीं है। इधर देखो, 1 जनवरी 21 पर लोन रिसीव, बोलो, और 1 फरवरी 21 पर वर्क स्टार्टेड, और 1 मार्च 21 पर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। ऐसे ही है, तो इसका मतलब कैपिटलाइजेशन किस दिन से होगी? 1 मार्च से। मैंने नहीं लिखना, मैं टाइम ज़ाया होता है। अगर बहुत ज़रूरी समझो तो कमेंसमेंट लिख के सिर्फ यही डेट लिख लेना, वैसे मैं नहीं लिखना चाहूँगा, अब बस एमसीक्यू में चल रहे। उसके बाद एसिड रेडी टू यूज़ हो गया ऑन 1 सितंबर। इसका मतलब ये हमारी सिजेशन डेट हो गई, ठीक है ना जी। तो बाकी डेट्स को मैंने फ़िलहाल गायब कर दिया। कमेंसमेंट और सिजेशन कितने मंथ्स बनते हैं? 8 महीने, 31 अगस्त तक। हाँ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 मंथ्स, ठीक है जी। अच्छा, अब ये दिमाग के अंदर आपने लिख लिया, साइड पे करके छोटा सा लिख लें 6 मंथ्स, पता लग गया, ठीक है। आगे कहता है सरप्लस फंड जो हैं वो 6% पर एनम पे इन्वेस्ट हो सकते हैं। अब कोशिश तो करो ये भी ज़बानी निकल आए, जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना आएगा ऑन स्पेसिफिक लोन, पता है आपको 20 मिलियन का लोन है, इंटू 9% इंटू जी इंटू 6/12। कोई सस्पेंशन तो नहीं है ना? अब बोलो, तो 6/12 कितना? 0.9। उसके बाद लेस करते हैं इसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़बानी बनाऊँ, इसमें 2 नंबर के लिए क्या रिसीट पेमेंट बनाने बैठ जाऊँ, ठीक है। अब देखो, लोन आया है 20 मिलियन का, कब आया है? 1 जनवरी को, लेकिन पहली पेमेंट कब हुई है? 1 मार्च को। इसका मतलब 2 महीने, जनवरी और फरवरी, पूरा 20 मिलियन आउटस्टैंडिंग मतलब बैलेंस में पड़ा था, ठीक हो गया। बोलो कितने परसेंट है देख लेते हैं, लेकिन 2 महीने पता लग गए। उसके बाद 12 मिलियन 20 में से पे हो गया, बाकी कितना रह गया? 8। ये 8 मिलियन पड़ा रहा कितने महीने? ये 8 मिलियन पड़ा रहा 1 जुलाई को अगली पेमेंट, नहीं हाँ 1 मार्च को पहली पेमेंट हुई ना, उसके बाद एंड 12 मिलियन ऑन 1 जुलाई। अब आप कहोगे 20 मिलियन में से, अच्छा सॉरी मैंने गलत वाला पढ़ा, ये सॉरी अगर 8 पे हुआ है तो फिर बाकी कितना रह गया? 12। ये 12 अब पड़ा किस दिन है? 8 मिलियन पे हुआ 1 मार्च को ना, 20 मिलियन पड़ा था जनवरी फरवरी में, 1 मार्च को 8 पे हो गया, बाकी रह गया 12। अब ये 12 अप्रैल मई, नहीं मार्च अप्रैल, 1 मार्च है ना, मार्च अप्रैल मई जून, 1 जुलाई को तो पेमेंट हो गई, तो जुलाई तो नहीं ले सकते, तो 4 मंथ्स आ गए। रेट कितना है? सीधा बताया हुआ था उसने रेट कितना है जी इन्वेस्टमेंट का? 6%, तो इसको लगाओ यहाँ पे 6% और 6% जी, कितना है टोटल? 0.44, और नेट करके आंसर 0.46 इंटू 1 मिलियन कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 4,60,000। है सही? है ही नहीं, क्या क्यों नहीं आएगा? इन्वेस्टमेंट बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड,
क्या एक ऑन यकम जनवरी कंपनी बोरोड 20 मिलियन एट फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कंपनी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन यकम फरवरी एंड पेड 8 मिलियन ऑन यकम मार्च एंड 12 मिलियन ऑन यकम जुलाई। एसेट वाज रेडी टू यूज ऑन यकम सितंबर। सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट 6%। बोरिंग द बोरिंग कॉस्ट दैट कैन बी कैपिटलाइज्ड। वैसे बोरिंग कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज होना है वो तो इतना ही है, नो डाउट। लेकिन इन्वेस्टमेंट इनकम के बारे में ओके 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 1 मिनट। कमेंसमेंट किस दिन हो रही है, यकम मार्च को। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ क्या है, जनवरी फरवरी, यहाँ पर 0/12 आना था, सॉरी। जब इंटरेस्ट नहीं आया तो इनकम कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस वाली है, गलती होगी, मुझसे भी होगी, देखो तो हो जाती है, कोई मसला नहीं। आगे एक मिनट। उसके बाद ये 20 तो 2 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, लेकिन वो 2 महीने कौन से थे, असल में वो नहीं ना बनाया, तो गलती हो गई, ठीक है। कमेंसमेंट वाला यकम मार्च का जो दिन है उससे पहले की इन्वेस्टमेंट इनकम नो डाउट आती है, लेकिन रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। वो ये कहता ना कि इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट लॉस में कितनी जानी है, फिर ये 2 महीने निकलने थे, तो ये मेरे से गलती हुई, ठीक है। कमेंसमेंट अगर यकम मार्च को हो रही है तो फिर आपको इंटरेस्ट यानी ऐड यकम मार्च से करना शुरू कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट इनकम को भी लेस यकम मार्च से करना है। तो 20 मिलियन तो जनवरी फरवरी में आउटस्टैंडिंग रहा, उसकी इनकम इधर नहीं आनी, इनकम बनेगी इधर नहीं आनी। फिर 8 मिलियन पे हो गया, बाकी रह गया 12। हाँ, अब ये 12 मिलियन मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीने रहा, ये बिल्कुल आएगा। तो 12 × 6%, 4/12, यही फनकारी लगाई थी इसने, 0.24 जी, तो सही हो गया, और सही हो गया ज़बरदस्ती। नेक्स्ट नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ क्वालिफाइंग एसेट अंडर IS 23। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्वालिफाइंग एसेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बनने में अच्छा खासा अरसा ले प्लाजा। एसेट दैट आर रेडी फॉर द इंटेंट, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बिल्कुल हो सकता है, अगर इंस्टॉल कर रहे हैं 6-8 महीने लग जाते हैं फैक्ट्री लगने में। इन्वेंट्रीज हो तो सकता है, अगर इन्वेंट्रीज मेक टू ऑर्डर इन्वेंट्रीज हैं, लंबा अरसा लेती हैं बनने के लिए, तो क्यों नहीं हो सकती इन्वेंट्रीज, बिल्कुल हो सकती हैं क्वालिफाइंग एसेट। अच्छा जी, तो यही बच गया एसेट जो रेडी फॉर देयर यूज़ हो। 15, which of the following statement is correct in context of capitalization of borrowing cost? If funds have been arranged from various general borrowings, the amount to be capitalized is based on weighted average cost of borrowings। हाँ, ये तो सही है। अब पता नहीं एक ही सही है या और भी सही हो सकते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंसेस एज सून एज, ये तो वही अभी पढ़ाया, नहीं ये वाली बात कोई नहीं हम मान सकते भाईजान, कैसे, हमेशा तो ऐसा नहीं होता। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कॉन्टिन्यूज अंटिल एसेट इज, नहीं, बीच बीच में कभी कभी नॉन रूटीन अनयूजुअल सस्पेंशन आ जाए तो रोकनी पड़ जाती है, हालांकि एसेट पे तो काम अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ होता, तो इसलिए हमेशा नहीं, ये हमेशा वाला लफ्ज़ सही नहीं है, हमेशा नहीं। हाँ, नॉर्मली ऐसे ही होता है, लेकिन हमेशा कैसे कह सकते हैं। आप कहें हाँ जी ठीक है, तो कोई उठ के कहेगा भाईजान अगर सस्पेंशन आ जाए नॉन रूटीन, तो आप कहोगे हाँ उस वक्त रोक देना, तो फिर भाई हमेशा तो ना हुआ, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑलवेज कमेंसेस एज सून एज बोरिंग कॉस्ट, यानी लोन इज रिसीव्ड, नहीं ये भी सही नहीं है। ये जो अल्फाज है ना, ये हमेशा नहीं है, ऑप्शंस होते हैं, कभी हो जाता है कभी नहीं भी होता। 14, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड। सस्पेंशन एक चीज़ है, सस्पेंशन, और एक चीज़ है सिजेशन। क्या फ़र्क है? सिजेशन ये है कि बस ख़त्म कहानी, इससे आगे ऐड होना ही कभी नहीं। और सस्पेंशन क्या है? आर्जी तौर पे बीच में अगर अनयूजुअल या नॉन रूटीन सस्पेंशन है तो उस वक्त की बोरिंग कॉस्ट सस्पेंड होती है, सीज नहीं हो जाती, ठीक है। लेकिन अगर कंप्लीट हो जाए काम तो फिर बोरिंग कॉस्ट सस्पेंड नहीं होती, ख़त्म, सीज, रोक दिया जाता है उसको, मतलब पक्की सस्पेंशन है ना। तो फ़र्क है दोनों अल्फाज में बारीक सा। कैपिटलाइजेशन बोरिंग कॉस्ट शुड बी सस्पेंडेड यानी पक्की वाली नहीं, आर्जी वाली की बात कर रहा है, ठीक है। सीज करने की बात नहीं कर रहा, आर्जी तौर पे रोकने की बात कर रहा है। सस्पेंडेड आर्जी तौर पर, ठीक है, रोकना है, जो जितना अरसा काम रुका रहा। कब जी? कैपिटलाइजेशन को कब आपने आर्जी तौर पे रोकना है? व्हेन सब्सटेंशियली ऑल द एक्टिविटीज नेसेसरी प्रिपेयर बोरिंग इंटेंड यूज से नहीं, ये देखा उसने धोखा दिया। यहाँ पे अगर लव सिजेशन होता तो ये सही था,
ये सही नहीं है, ये गलत। ड्यूरिंग अ टेम्परेरी डिले विच इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ, ये तो रूटीन है, नेसेसरी पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन एसिड रेडी, ये तो रूटीन की रूटीन सस्पेंशन है, यूजुअल। तो इसकी तो इस वक्त में तो बोरिंग कॉस्ट को रोकते ही नहीं थे। ड्यूरिंग हाँ, ये भी पढ़ा के भी आया वहाँ से, स्टैंडर्ड के किताब में आई के लिखा, ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट ऑफ क्वालिफाइंग एसिड इज इंटरप्टेड। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ द अबव चल है, पहले दो ही निकल गए तो ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। चलें आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफाइंग एसिड अंडर IS 23? मैस प्रोड्यूस इन्वेंट्री, हाँ, जो मैस में प्रोड्यूस होती है इन्वेंट्री वो क्वालिफाइंग एसिड नहीं हो सकती, वो तो एकदम से बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, ठीक है। मेक टू ऑर्डर इन्वेंट्री जो होती है, या ऐसी इन्वेंट्री जो मेक टू ऑर्डर का मतलब वो यूँ कह रहा है, मतलब कि हमने अपनी मर्जी का AC अपनी जो डिज़ाइन का बनवाना है, तो हो सकता है वो बनने के अंदर 2-3-4 महीने लग जाए, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री नहीं, वो कहता है क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। भाई ये हो तो सकता है ना, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैस में प्रोड्यूस होने वाली इन्वेंट्री हो और मैस में प्रोड्यूस होने वाली फिर अच्छा खासा अरसा कैसे ले सकती है, अच्छा खासा अरसा ले रही तो फिर मैस में कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं, ये हो सकता है। कहता है अच्छा नॉट को हटा दो, ये देखो कौन कौन सा क्वालिफाइंग एसिड हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो सकता है, मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री हो सकता है, इनएसिड प्रॉपर्टी हो सकता है, तो कौन सा नहीं है फिर, ठीक है। हाँ जी, गाजी लिमिटेड इज कंस्ट्रक्टिंग एन ऑफिस बिल्डिंग एंड इज कैपिटलाइजिंग बोरिंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 23। द ऑफिस इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, द ओनली रिमेनिंग वर्क इज टू इंस्टॉल फर्नीचर। इसलिए पूछ रहे थे आप सवाल। अच्छा है ना, पढ़ के तो आ रहे हैं ना बच्चे। इज GL अलाउड टू कंटिन्यू कैपिटलाइजेशन? नो। क्यों? क्योंकि सब्सटेंशली सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। ऑफिस के काम तो कंप्लीट हो गए, फर्नीचर तो अलग चीज़ है, ऑफिस तो कंप्लीट होगा, यूं भी कह सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, करवा सकते हैं, बंद कर दें यार ये। अच्छा जी, 11 क्या है भाई के पास? यार 2 MCQ किए भी तो थे। अच्छा वो ये है, बाकी तो फड़का देने अभी इंशाल्लाह। 11 ये सारे छोटे छोटे MCQ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू, इसलिए तो मैंने इसको एक्स्ट्रा क्लास में रखने का सोचा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन टू कमेंस। अच्छा ये नॉट को ज़रा छुपा देते हैं, ऐसे ना काटना वरना आपको बाद में नज़र ही ना आए पर्चे में, वैसे मैं कह रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन टू कमेंस कैपिटलाइजेशन? नो रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट, याद आ रहा है। एक्सपेंडिचर आर बीइंग इनकर्ड, ये तो कंडीशन है। बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड यानी लोन रिसीव्ड, फर्स्ट पेमेंट यानी कंस्ट्रक्शन पेमेंट हो गई है, लोन रिसीव हो गया है। रीपेमेंट ऑफ, अजीब से, ऐसा अजीब सा होगा दूर से नजर आएगा। एक्टिविटीज टू प्रोड्यूस द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज यानी वर्क स्टार्टेड, तो ये क्या है, लोन रिसीव्ड, कंस्ट्रक्शन पेमेंट हो गई, वर्क स्टार्ट हो गया। ये तीनों तो कंडीशंस थी, तो क्या नहीं थी ऐसी अजीबो गरीब सी जो पहले कभी नहीं देखी। नंबर 10, व्हेन एक्टिविटीज टू प्रिपेयर एन एसेट फॉर सेल आर सस्पेंडेड, सस्पेंडेड या सीज्ड, बात वही कर रहा है। बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी, ये मस्ट बी जो है ना ये बहुत ख़तरनाक है। ये अगर सस्पेंशन रूटीन हो तो कैपिटलाइज होती रहती है, और अगर सस्पेंशन नॉन रूटीन हो तो ये रोक दी जाती है, एक्सपेंस आउट होती है। अब वो कह रहा है हमेशा क्या होगा, मस्ट बी कैपिटलाइज्ड, ये तो नहीं हो सकता। मस्ट बी इग्नोर्ड, मस्ट बी चार्ज टू इक्विटी, ये तो कभी सुना ही नहीं। मस्ट बी एक्सपेंस्ड आउट हो सकता है ये हो, उसकी वजह ये है। वैसे बाय द वे सस्पेंशन के बारे में भी रूल वही है कि खामोश हो तो उसे नॉन रूटीन ही अज्यूम करना है। ये वैसे सवाल कभी उठा नहीं आज तक पास पेपर्स के अंदर। जब ये FAR 2 में होता था तो उस वक्त ये बच्चों को लिखवा दिया जाता था। उस वक्त ये सवाल इस तरह के आते थे ना, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, उसी के अंदर ही ज़्यादा फैलाता था वो। तो कभी कभी सस्पेंशन सिर्फ लिख कर भी कोई बहुत पुराने सवाल के अंदर एक आधी दफ़ा उसने छोड़ा हो तो उसके अंदर अजम्पशन यही होती है कि नॉर्मल है। खैर छोड़ दें, बाकी तो कहीं जा ही नहीं सकते थे। ये इस तरफ जाता तो था
लेकिन वैसे एक अजम्पशन अपने पास लिख कर रखने, अगर सवाल के अंदर खामोश हो तो लोन को स्पेसिफिक अज्यूम करते हैं, ऐसे ही सवाल में खामोश हो तो सस्पेंशन को नॉन रूटीन लेना है, ठीक है ना। हालांकि आसानी किस में है, रूटीन में आसानी है। अगर अज्यूम ही करना था तो रूटीन करते, लेकिन हम नहीं करेंगे, वो नॉन रूटीन अज्यूम करेंगे और उसका ट्रीटमेंट करके दिखाएंगे उसको, ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अच्छा नॉट को छोड़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये तो एक्सचेंज वाला आ गया, इसको पेंडिंग करो, आज दिल नहीं कर रहा, करवा दूं, आप लोगों का भी दिल नहीं कर रहा, क्लास ही हो रही है ये, और क्या हो रहा है, लास्ट में करवाएं, लास्ट में जो जितनी हवा बची वो भी निकल जानी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ बोरोइंग कॉस्ट, आसान सी एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है ना, वो वाला भी। इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेटेड बाय इफेक्टिव रेट बोरिंग कॉस्ट है जी, बिल्कुल है। फाइनेंस चार्जेस वो भी यही होते हैं। एक्सचेंज डिफरेंस पता नहीं। प्रिंसिपल रीपेमेंट ये नहीं होता, ये नहीं होता। वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बोरिंग कॉस्ट, तो मेरा आंसर तो आ गया यहाँ से, ठीक है ना। अब सिर्फ मसला ये आता है बच्चे को, हालांकि ये सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन बच्चा कहता है ये क्या है, ये क्यों नहीं आपने कहा कि बोरिंग कॉस्ट नहीं होती, क्या ये बोरिंग कॉस्ट है, क्या ये बोरिंग कॉस्ट है, क्योंकि आपने तो डी को आंसर दिया है, क्या ये बोरिंग कॉस्ट है। इसकी मिसाल एक आसान सी एग्जांपल से मैं आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पे $100 का एक लोन लिया हमने, ठीक है, फॉरेन लोन, ओके, और इंटरेस्ट है इसके ऊपर $10, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे लोन जिस दिन हमने लिया उस दिन ये टोटल कितना बन रहा है, 110, यानी लोन वाली लायबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है ना। देखो एक्सचेंज गेन लॉस आएगा किस पे, जो रिसीवेबल पेएबल होता है। अगर मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया है तो मेरी बला से डॉलर आसमान पे जाए, ज़मीन में डूब जाए। मसला मुझे कब होगा, जब मैंने कोई डॉलर में पेमेंट करनी है या रिसीट आनी है। तो जब पेमेंट, मिसाल अभी तो पेमेंट करने की बात हो रही है, डॉलर में मैंने अगर पेमेंट करनी है तो डॉलर अगर महंगा होगा तो मुझे टेंशन होगी, क्योंकि मैंने डॉलर खरीदने हैं। सस्ता होगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर मैंने पैसे दे दिए हैं तो फिर तो कोई मसला नहीं ना। इसका मतलब एक्सचेंज डिफरेंस की बात आएगी कब, जब मेरे ऊपर लायबिलिटी पड़ी है जो मैंने पे करनी है डॉलर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो 110 रुपये का लोन है, ठीक है जी, टोटल लायबिलिटी कह लो, ठीक है। और इस दिन 285-86 पे फिर रहा है, 85 रुपये का ये $1 हमें मिलता है, एक डॉलर जो 285 रुपये का मिलता है, कितना आया जी, 350, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मिसाल के तौर पे अभी लोन वापस नहीं किया था और डॉलर की कीमत बढ़कर चली गई 290 पर, मुझे बताओ आंसर क्या है, 31,900। अब ये जो कितना फ़र्क आया, 500 का नहीं आ रहा, 550 का। ये जो 550 रुपये से मेरी लायबिलिटी बढ़ी है, इस लायबिलिटी को मैं क्या कहूँ, क्या ये लायबिलिटी सारी की सारी बोरिंग कॉस्ट है। वो कहता है नहीं, ऐसे ना सोचो, सोचो इस तरह से अलग अलग करके। कैसे, आप कहो कि हमारा लोन था 100 रुपये का, 285 के हिसाब से कितना बनता है, नहीं ना जी, 28,500 का, और ये लोन मेरा 100 का ही है, लेकिन डॉलर बढ़ गया 290 पे चला गया, बताओ ज़रा, 29। तो मुझे लोन की मद में कितना नुकसान हो गया, ये कॉस्ट मुझे पड़ी है ये एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से, ठीक है। बाकी जो मेरा इंटरेस्ट था 10 रुपये का, जब मैंने रिकॉर्ड किया पहले तो 285 रुपये का डॉलर होगा, पे करना नहीं, पेएबल था
पे करने की बारी आएगी तो पे करने होगा, अभी तो पेएबल रिकॉर्ड तो हो जाता है ना, अगर इनकर हो गया एक्सपेंस तो एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, वैसे है इररिलेवेंट। हमारे एमसीक्यू का आंसर निकल आया था, लेकिन चलो आज मौका है, मैंने कहा करा दूँ, बच्चे सवाल करने की ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने वाले नहीं है ना, इसलिए जी। और हमने रिकॉर्ड किया था, अभी ईयर एंड पर देखा तो $290 का हो गया, टेंशन बढ़ गई, क्यों? लायबिलिटी बढ़ गई है हमारी, कितनी? 2900। अब बताओ, 50 रुपये। अब ये जो बढ़ा है ये बोरिंग कॉस्ट है, या ये जो बढ़ा है ये बोरिंग कॉस्ट है? 550 मेरी बोरिंग कॉस्ट है या सिर्फ 50 मेरी बोरिंग कॉस्ट है? सिर्फ 50 मेरी बोरिंग कॉस्ट हो सकती है, ठीक है, कि कॉस्ट का बढ़ना जो था। तो ये कहता है एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोरिंग टू द एक्सटेंट दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। अब इतनी इररिलेवेंट बात थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझसे ये काम करवाया, ठीक है ना। खैर चलें, छोड़ें, जिसको समझ आ जाएगी कोई फ़ायदा नहीं होना उसको फ़िलहाल FAR 1 में। तो जिनको समझ नहीं आई वो ज़्यादा खुश हों, क्योंकि MCQ बगैर समझे हमने कर लिया था, ठीक है। ओके, नंबर 8, entity uses funds from its general borrowings to build a new production facility. Details of entities borrowing are shown below. जनरल लोन्स हैं जी, दोनों जनरल लोन्स हैं। 16 मिलियन, और बोलो ऐसे डायरेक्ट करना होता है ना, 16 कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं। इसके आगे इंटरेस्ट बताओ, 6% इंटू 10.6 और 8% इंटू 6, टोटल 1.08, ठीक है जी। अब यहीं से ही मैंने क्या कर लिया, एवरेज रेट निकाल लिया, देर नहीं लगाई, जनरल लोन है, फटाफट 1.08 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100 इज इक्वल टू। अब वो कहता है ये उन्होंने यूज किए हैं बिल्डिंग में, कहता है द एंटिटी यूज्ड 12 मिलियन ऑफ दीज फंड्स टू कंस्ट्रक्ट द फैसिलिटी विच वाज अंडर कंस्ट्रक्शन फॉर द, इतना आसान, 12 मिलियन इंटू 6.75% पूरा इंटू 12/12 हो गया ना जी। बोलो आंसर 81 है इधर, 810 है ये, आप देख लें क्या आंसर आता है आपका। 0.81 आ रहा है ना, तो 81 तो ना कहें, 8,10,000 है, मेरा सितरा काट लिया। तो ऐसे क्विकली करना है जो काम आसानी से तेज़ी से हो रहा हो। द कंपनी हैज़ फॉलोइंग लोन्स इन प्लेस थ्रू आउट द ईयर, ये भी जनरल लोन्स हैं, ठीक है, कर लेंगे आप लोग, हैज़ से पता लगा जनरल। और ऑन जेकम जुलाई 50 वाज ड्रॉन डाउन विच वाज कंप्लीटेड, ठीक है जी, कर लेंगे इंशाल्लाह, ये तो होमवर्क है। 6 और 5 कर दिए थे हमने, 4 पे आते हैं। An entity decided that not all of the funds raised were needed immediately and temporarily invested some of the funds for 1 month before construction started. Earning 40,000 interest. How should 40,000 be accounted for? Net of the amount capitalized in PPE. नहीं, ये खतरनाक लफ्ज़ जिसने नहीं पढ़ा था उसने तो कर दिया होना नेट तेज़ी में। पर वो कह रहा है अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, और तो कोई निशानी उसने बताई नहीं है, लोन रिसीव, वर्क स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट में से बाकी तीनों सारी तो नहीं बताई, सिर्फ एक बताई है, तो यही अज्यूम करेंगे ना कि वो एक बारी वही है जिसमें कमेंसमेंट बताना चाह रहा है, ठीक है ना। तो बिफोर कंस्ट्रक्शन अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं तो उससे जो इनकम आई है वो P&L में जाती है, नेट ऑफ नहीं करना जो अमाउंट है एसेट की कॉस्ट में। नेट ऑफ कैसे होती है, ये नेट ऑफ ही तो हो रही थी, यहीं पे किया था ना, ये बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होने जा रही थी और ये उसमें से इन्वेस्टमेंट इनकम लेस हो रही है, तो नेट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये तो नहीं हो सकता। टेकन टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज, हाँ ये सही है, ये सही लग रहा है, बाकी भी पढ़ लेते हैं एहतियातन। टेकन एज, ये तो अभी हमें पता ही नहीं OCI क्या होता है। डिडक्टेड फ्रॉम आउट, हैं अजीब, ऐसे अजीब ऑप्शन देगा कि पक्का पता लग जाएगा। नहीं, ये सही है। हाँ जी, फाइन लिमिटेड रिसीव्ड अ 10 मिलियन लोन एट 7.5% ऑन 1 अप्रैल। लोन वाज स्पेसिफिकली इशू टू फाइनेंस बिल्डिंग ऑफ अ न्यू स्टोर। कंस्ट्रक्शन ऑफ दी स्टोर commenced on Yakam May and was completed and ready to use 28 फरवरी but did not open for trading। हमें इससे क्या, did not open for trading, ठीक है। अच्छा,
हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी कैपिटलाइज, और ऊपर वाला सवाल भी यही है, हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंस कॉस्ट। कर ना लें, कर ही देते हैं। लोन तो सेम है, नहीं टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन लोन सेम है, तो मैंने कहा ज़रा दो धारी तलवार है। कमेंसमेंट, अब मैं लिखूँगा, एक बार गलती होगी मुझसे। कमेंसमेंट जी, लेटर ऑफ वो उसमें से चुन के लिख लेता हूँ ना, बस लिखा हुआ सामने होना चाहिए। 1 अप्रैल को लोन आया है, ऐसा ही है, और वर्क स्टार्टेड 1 मई, और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट के बारे में नहीं बताया हुआ, तो फिर 1 मई ही ले लेते हैं हम। लेटर तो यही बन गया ना, कमेंसमेंट क्या हो गई, क्योंकि वैसे ही मैंने आपको बता दिया है कि लोन आ गया है ना, ठीक है। अब पेमेंट चाहे इसमें से नहीं भी हुई, कहीं और से भी हो गई है, तो बस इसकी बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज करनी शुरू करनी है हमने, कहीं से भी यूज़ हो जाए। अब काम शुरू हो गया है, तो प्रॉबेबली पैसे तो उन्होंने दिए ही होंगे, यहाँ से दिए या कहीं से भी दिए, तो खामोशी केस में यही अज्यूम करते हैं कि कमेंसमेंट 1 मई को होगी, और सिजेशन किस दिन करनी है, 28 फरवरी। अब ये 1 मई 2017 है, और ये 28 फरवरी 2018 है, ठीक है जी। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 10 माह, ठीक हो गए। अब 10 मिलियन का लोन है, 7.5%, और कोई इन्वेस्टमेंट इनकम ही नहीं, और ये कोई सवाल है ठहरो पहले इसका आंसर जी बोलो। ऊपर भाई का कितना लोन है, 10 इंटू कैपिटलाइज या एक्सपेंस आउट, नहीं ये कह रहा है शुड बी रिकॉर्डेड एज फाइनेंस कॉस्ट, ये इनकम की बात कर रहा है, 2/12। और इधर से ये हाउ मच शुड बी कैपिटलाइज्ड, इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं, 10 इंटू जी, इसका आंसर और इसका आंसर इंशाल्लाह सही होगा। अच्छा जी, 0.125 और 0.625, 1,25,000 और 6,25,000, 1,25,000 और 6,25,000, ठीक है। चले जी, आखिरी एमसीक्यू, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो रिगार्डिंग IAS 23 आर करेक्ट, कौन सी करेक्ट है। बोरिंग कॉस्ट मस्ट भी कैपिटलाइज्ड इफ दे आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, हाँ सही है। बोरिंग कॉस्ट शुड सीज टू बी कैपिटलाइज वंस रिलेटेड, हाँ सही है, सीज खत्म कहानी, सीज हो जाती हैं। बोरिंग कॉस्ट मस्ट बी कैपिटलाइज इफ दे आर डायरेक्टली, हैं नहीं, नॉन करंट एसिड कोई नहीं, स्टैंडर्ड ने क्वालिफाइंग एसिड कहा था, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री भी बनने में अच्छा खासा अरसा ले तो वो भी क्वालिफाइंग एसिड है, हालांकि वो नॉन करंट एसिड नहीं होता, ठीक है। तो ये गलत है, ये जुमला गलत है। बोरिंग कॉस्ट मे बी कैपिटलाइज इफ दे आर डायरेक्टली, मे नहीं, अगर क्वालिफाइंग एसिड से रिलेट करती हैं तो फिर लाजमी है कि इनको कैपिटलाइज किया जाए, तो ये जुमला भी गलत है। वैसे उसने कहा था 2 ऑफ द फॉलोइंग, पहले 2 तो हो गए थे, आगे पढ़ने की क्या ज़रूरत, खैर तसल्ली के लिए पढ़ा, ठीक है। अच्छा जी, अब IAS 36 के MCQs देखते हैं कितने रहते थे, देखो कितने रहते हैं भाई। लेक्चर कितनी देर का हो गया, 50 मिनट का। मैंने MCQs कितने को करवा दिए थे इसके, ये सारे जो पढ़े हुए हैं, यहाँ से ऊपर मेरे ख्याल में मैंने कहा था कर लीजिएगा, ऐसे ही है। तो चलें, अब इनको फिर मैं कल ही देखता हूँ, लेकिन आपने इनको कर लेना है, ठीक है। और ये कितने बच्चों ने कर लिए थे 1 से 30 तक, मैंने ना यहाँ से ऑनवर्ड्स करवाए हुए हैं, ये देख, ये 30 से ऑनवर्ड्स करवाए हैं, तो मैंने कहा था 29 भी शायद करवा दिया था। बहरहाल IAS 36 के MCQ नंबर 1 से 14 दिए थे, चलो अब 29 हो गए। इसको इंश्योर कीजिएगा संडे पे ये काम लाजमी हो जाए, ठीक है जी। दूसरा, आपने IAS 16 के भी सारे MCQs करने हैं, बहुत ज़्यादा सारे हैं। कितने ज़रा टोटल देखें, 1 2 कितने हैं, ज़्यादा हैं, मुझे पता है ज़्यादा हैं, तकलीफ़ होगी, बल्कि ऐसा करें, मैं कम कर देता हूँ, मुझे समझ आ गई। ये आपने ना एंड वाले
करने हैं। 45 मैं एंड पे एक ही बार लिखता हूँ, 44, 43 करें, 42 करें, 41, 40, 39। ट्राई तो कर ले, कोई अगर नहीं मेरे जहन में मतलब मुझे एकदम से नहीं नज़र आता, कोई गड़बड़ में चला जाता है कोई ऐसा, तो वो फिर माफ़ कर देना मुझे, ठीक है। मेरे ख्याल में ना 29 से ऑनवर्ड्स चला रहे हैं ताकि ये सफ़े क्लियर हो जाए, ठीक है जी। 29 से लेकर 45 तक, ये थोड़े से ही हैं, ठीक है। 29 से MCQ 29 से 45 तक ये कर लीजिएगा, ठीक है जी। इंश्योर ये कीजिए। देखें अब ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, IS 23 भी ख़त्म है, बस प्रोग्रेस बिलिंग करवाना है मैंने। हो सकता है एक आध दिन में आएगा, कभी जवाब आ जाएगा, रहने दो, तो आपकी मौजें भी लग सकती हैं, ठीक है। बहरहाल मंडे को बहरहाल प्लान यही है। उसके बाद मेरा प्लान है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट करने का। तो अगर और हमने ना किया प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट करना है, तो फिर जो बची खुची चीज़ें हैं IS 23 की, आपके जो मसाइल हैं वो हम इंशाल्लाह साथ साथ करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। मंडे को फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी कि स्टार्ट हो ही जाएगा इंशाल्लाह। 3 से 4 दिन का वो टॉपिक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। ICAP का बहुत ज़्यादा रुझान नज़र आता है IS 40 की तरफ। तकरीबन हर अटैम्प्ट के अंदर, पिछली 1-2 अटैम्प्ट्स के अंदर तो उसने मिक्स करके भी नोट पूछ लिया है IS 16 और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। और क्या कहा जा सकता है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सिर्फ अकेले का भी नोट आ जाए, होता उसका भी IS 16 जैसा ही नोट है, ठीक है। तो ज़िंदगी रही तो कल होगी, अब मंडे को होगी मुलाकात, पार्ट 2 नहीं कर रहे हम जी। तो इंशाल्लाह जो है वो अब मंडे को होगी मुलाकात। हाँ, एक काम और भी हो सकता था, और चलें मंडे को ही करेंगे, बस मेरा भी अब इतना ही दिल कर रहा है। अल्लाह हाफिज़।